अगले दर्शक का सवाल हमें एसएमएस के जरिए आया है। अनूप ठाकुर हैं, पुणे से सवाल भेजा है। कैनरा बैंक पे इनके पास क्वांटिटी है लगभग 1000 शेयर्स और 261 के लेवल्स पे लिया है। पीएसयूज पर हमने काफ़ी चर्चा भी की है। पर्टिकुलरली अगर कैनरा बैंक की बात करें तो कैसा लगता है आपको? इनकी बाइंग और क्लोजिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट 5 रुपये प्रति शेयर का इनको मुनाफा हो रहा है और 1000 शेयर्स हैं। इनकी बाइंग लेवल को देखते हुए क्या सजेशन रहेगा आपका? इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, जो एक बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट की तरफ आया है, एक ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 वीक में ये ब्रेकआउट हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख जाएगा, जो कुछ 272 के ऊपर आता है। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखें। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं इनको ज़रूर देना चाहूँगा, वो है 258 रुपये का। उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और होल्ड करके रखें इस पर्टिकुलर स्टॉक को। ऑलराइट, तो जो स्टॉक आपने चुना है बने रह सकते हैं इसमें, और इनफैक्ट लंबी अवधि के लिए अगर आप सोचें तो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक बड़ी अनाउंसमेंट बाजार बंद होने के बाद आई। फोर्टिस हेल्थकेयर बोर्ड ने डायग्नोस्टिक बिजनेस एसआरएल के डिमर्ज को मंजूरी दे दी है। फोर्टिस मलर के हॉस्पिटल कारोबार का फोर्टिस हेल्थ में अब विलय होगा। हॉस्पिटल कारोबार अलग करने के बाद एसआरएल का विलय एफएमएचएल में होगा और अधिग्रहण के लिए फोर्टिस हेल्थ एफएमएचएल को लगभग 43 करोड़ रुपए की राशि देगा। एफएमएचएल एसआरएल का स्वैप रेशियो तय किया गया 10.8:1 और फोर्टिस मलर का नाम बदलकर एसआरएल लिमिटेड किया जाएगा। हालांकि स्टॉक में आज गिरावट थी। इस खबर के आने से पहले ऑलमोस्ट 3% की गिरावट के साथ फोर्टिस हेल्थकेयर क्लोज हुआ 188 के लेवल्स पे। सोमवार को जब बाजार खुलेगा, किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर खबर का फोर्टिस हेल्थकेयर पर? मुझे लगता है थोड़ा सा आपको और यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। टेक्निकली भी हम देखें तो एक टॉप फॉर्मेशन हो चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मुझे लगता है थोड़ा सा और करेक्शन है। अगर 180 के लेवल के नीचे जाता है तो हम शायद इसको 160-165 तक भी देख सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि फर्दर करेक्शन इसमें आते हुए दिख सकता है। चलिए अब प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। आरबीएल बैंक का आईपीओ आज से खुल गया और ये आईपीओ 23 अगस्त तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस में 224 से 225 रुपये प्रति शेयर है। अब तक ये लगभग 66% सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी की आईपीओ के जरिए करीब 1213 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। पहले दिन आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आईपीओ में फ्रेश इशू के जरिए बैंक 832 करोड़ रुपये जुटाएगा। आरबीएल ने दिसंबर 2015 में प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए लगभग 488 करोड़ रुपए जुटाए थे। आईपीओ के बाद कंपनी का अनुमानित मार्केट कैप 8000 करोड़ रुपए हो जाएगा। आशीष, अगर आप फंडामेंटली इसको ट्रैक कर रहे हो तो क्या आप एक क्विक कमेंट इसमें ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज से हमने बात की और उन्होंने ऑलमोस्ट सभी थम्स अप दिया और इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी है और आज रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है। क्या लगता है आपको, इसमें निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली लगाना चाहिए। देखिए आप, येस बैंक के बाद ये दूसरा आईपीओ आ रहा है प्राइवेट बैंक का, और प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा है कि पास्ट में बहुत अच्छा पैसा बना है। आप येस बैंक की बात करें तो एक मल्टी बैगर रहा है निवेशकों के लिए। अगर किसी ने आईपीओ के टाइम से होल्ड किया होगा तो शायद उसके बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हो गया होगा, और मुझे अभी भी येस बैंक में बहुत स्टीम लगता है। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए। जिस तरीके का इनका पेडिग्री है, इनका मल्टी लोकेशन प्रेजेंस है, काफ़ी अच्छा इनकी लोन बुक है, और मेरे ख्याल से सब्सक्राइब काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर भी इस पर्टिकुलर आईपीओ को आना चाहिए ऑन द लास्ट डे। तो डेफिनेटली इसमें सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। ऑलराइट, इनफैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट से, बैंक के मैनेजमेंट से भी हमने आज दोपहर में बात की थी और उन्होंने जैसे बताया प्रॉस्पेक्ट्स इनको ब्राइट लगते हैं और जो एनपीए है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में। ग्रॉस एनपीए इनका इनफैक्ट फाइनेंशियल की क्लोजिंग तक 1% से नीचे था, जो कि एक पॉजिटिव बात है एक पर्टिकुलर बैंक के लिए। चलिए कुछ और दर्शकों से बात करते हैं। ऋषभ सिंह हमारे साथ हैं, कोलकाता से जुड़े हैं। गुड इवनिंग ऋषभ, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम ऋषभ कुमार। मैम मैंने अशोक लेलैंड 6 मंथ के यूज से लिया था। ओके, 87.75 पैसा 500 रुपये परचेज किया था। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं एक्सपर्ट से? आपकी बाइंग जो है और आज की क्लोजिंग में कोई खास अंतर नहीं? आप ट्रैक करते हैं रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को? नहीं, होल्ड करते हैं। ओके, चलिए एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं कि अशोक लेलैंड पर क्या लगता है। आशीष आपको, इन्होंने जैसा बताया, इन्होंने ऑलमोस्ट 87 और लेवल्स के आसपास खरीदा है इसको और आज इसमें थोड़ी गिरावट जरूर दिखी है, लेकिन अदरवाइज ऑटो स्टॉक्स को लेकर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स काफ़ी बुलिश हैं। अशोक लेलैंड में क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे इन्हें? नहीं, डेफिनेटली सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है। स्टॉक में एक बहुत अच्छा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन भी आया है, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है किसी भी इन्वेस्टर के परचेज करने की। शायद वही सोच के इन्होंने एंट्री भी की है, तो उनको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक स्टॉप लॉस अगर ये चाहते हैं तो 81 का स्टॉप लॉस दूंगा, जो एक मल्टी बॉटम फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक का।
बट अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रखते हैं, 6 महीने की जगह 1 साल 2 साल भी रखते हैं, तो अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, जिस तरीके का टर्न अराउंड हुआ है, मॉनसून जिस तरीके के आया और जिस तरीके का कमर्शियल व्हीकल में हमने पिकअप देखा है, आप चाहे अशोक लेलैंड की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, M&M की बात करें, तो इस पूरे सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। तो ये करेक्शन डेफिनेटली एंटर करने का एक बहुत अच्छा मौका है। इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर ये 6 महीने तक रखते हैं तो मेरे ख्याल से इनको 120-125 तक के लेवल आराम से दिख सकते हैं। अगर 2 से 3 साल ये रखते हैं तो शायद 200 और 250 रुपये तक के लेवल भी दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। जी, तो निवेश के लिए अच्छा विकल्प है और इसमें आप थोड़ा जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं, ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन दिन भर जी बिजनेस पर हम आपको अलग अलग सेगमेंट्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जहां आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे से अंशु मौजूद भी हैं ऐसी एक लिस्ट लेकर। अंशु, बताइए आज कौन कौन से स्टॉक्स हमने बताए? जी शुक्रिया। मुनाफे के वो 3 कॉल जिन्होंने आज के सत्र में दिया है ज़बरदस्त रिटर्न, उनमें पहला नाम होगा स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर का। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे अपने दर्शकों को फास्ट 50 में रिकमेंड किया था। खरीदारी की सलाह दी गई थी 520 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर ने आज के सत्र में अपने टारगेट तो हिट किए ही किए हैं। करीब 6.25% का रिटर्न इंट्राडे में इस शेयर ने दिया है। मेरा अगला शेयर होगा हाइडेलबर्ग सीमेंट का। ये शेयर भी हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। खरीदारी की सलाह दी गई थी। टारगेट हिट करते हुए इस शेयर ने आज के सत्र में करीब 4% का रिटर्न दिया है। और मेरा आखिरी शेयर होगा आज का हमारा मिड डे जैकपॉट का, जो हम 12:05 पर अपने दर्शकों को रिकमेंड करते हैं। आज का हमारा शेयर था मिड कैप जैकपॉट में नेल्को हमारा शेयर था और इस शेयर ने भी अपने टारगेट अचीव करते हुए आज के सत्र में 8% का रिटर्न दिया है। जी, तो चुनकर हम स्टॉक्स आपको बताते हैं जहां पर आप अच्छा मुनाफा कमा सके और जहां फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अंशु, सोमवार के लिए कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं जहां पर कोई न्यूज़ फ्लो है या फिर जहां प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं? जी, मेरा पहला शेयर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक बोर्ड ने सहयोगी बैंकों के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है और अब सरकार और आरबीआई की तरफ से मर्जर को मंजूरी मिलना बाकी है। आज के सत्र में 4% का मूव इस शेयर में देखने को मिला। टेक्निकल चार्ट्स पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मजबूत है। पुनीत किंद्रा की खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 254 रुपीज़ का और 263 से 265 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाकर चलिए। मेरा अगला शेयर होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। पहली तिमाही के नतीजे आए हैं कंपनी के और बेहद कमज़ोर रहे हैं पहली तिमाही के नतीजे। मुनाफे और बिक्री दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। मुनाफे की अगर बात करें तो 200 करोड़ से घटकर मुनाफा 56 करोड़ हुआ है। बिक्री की अगर बात करें तो 1080 करोड़ से बिक्री घटकर 840 करोड़ हुई है। आज के शेयर में आज के सत्र में 5% ये शेयर टूटा है। पुनीत किंद्रा टेक्निकल चार्ट्स पर भी कमजोरी बता रहे हैं शेयर को लेकर। बियरिश है शेयर को लेकर पुनीत किंद्रा। बिकवाली की सलाह होगी 72 रुपीज़ के स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर पर आप बिकवाली करके चलिए। टारगेट आप रख सकते हैं 68 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा HPCL का। सोमवार को कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आने हैं और नतीजे आने से पहले शेयर ने दायरे में ही कामकाज किया है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूत है HPCL का शेयर। पुनीत किंद्रा खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1210 रुपीज़ के स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट आप रख सकते हैं 1290 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा शुगर सेक्टर से बलरामपुर चीनी। आज के सत्र में तमाम चीनी शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। बात करें मवाना शुगर की, धारानी की या फिर अपर गांजेस शुगर की, तमाम चीनी शेयरों में आज के सत्र में तेज़ी थी। लेकिन बलरामपुर शुगर ऐसा एक शेयर था जिसने आज के सत्र में दायरे में ही कामकाज किया है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर भी कमज़ोर नजर आ रहा है बलरामपुर चीनी का शेयर। पुष्कर राजकनितकर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं 122 रुपीज़ के स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर पर आप बिकवाली करके चलिए। टारगेट आप रख सकते हैं 110 रुपीज़ का। मेरा आखिरी शेयर होगा वेदांता। मेटल शेयरों में आज के सत्र में चीनी शेयरों के अलावा तेज़ी देखने को मिली और लगातार कुछ दिनों से मेटल शेयरों में तेज़ी ही देखने को मिल रही है। और वेदांता की शेयर की बात करें तो 4% ये शेयर भागा है आज के सत्र में। पुष्कर राजकनितकर बुलिश शेयर को लेकर खरीदारी की सलाह होगी 172 रुपीज़ के स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर पर आप दाव लगाइए। टारगेट आप रख सकते हैं 190 रुपीज़ का। राइट, शुक्रिया अंशु बताने के लिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेज़ी है या फिर तेज़ी आ सकती है। टारगेट्स भी आपने बताए। आशीष, इन्होंने जैसे सीमेंट स्टॉक्स का जिक्र भी किया अंशु ने, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, आज हमने देखा शुगर स्टॉक्स एंड साथ ही सीमेंट शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी रही है और पिछले काफ़ी दिनों से हमने अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी तेज़ी देखी है, हीडलबर्ग में अच्छी तेज़ी देखी है और आज के सेशन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में अगर कोई पिक करना होगा तो कौन से स्टॉक पर आप रेकमेंड करेंगे बाय करना?
इंडिया सीमेंट एक कौन मिड कैप कंपनी है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 125 के ऊपर दिया है। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक हम शायद 150 रुपये भी देख सकते हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में। तो मेरे ख्याल से अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है और सीमेंट में ही अगर पोजीशन बनाती तो इंडिया सीमेंट को ज़रूर वॉच करके चलें। इंडिया सीमेंट्स एक अच्छा स्टॉक हो सकता है निवेश के लिए। साथ ही शुगर स्टॉक्स पर भी आपका कोई कमेंट चाहूँगी आशीष। काफ़ी वोलाटिलिटी रहती है, किसी दिन हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहती है, लेकिन पिछले 2 सेशन से ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स चीनी शेयर्स दे रहे हैं। इनफैक्ट कल भी हमने देखा था 10 से 20% तक की भी तेज़ी थी कई स्टॉक्स पर, और आज भी हमने देखा अपर गांधी शुगर ऑलमोस्ट 10.5% ऊपर क्लोज हुआ है। इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। क्या फिलहाल इन्हें अवॉइड करना चाहिए इस तेज़ी में? अभी थोड़ा सा हम अट्रैक्ट ना हो, क्या थोड़ा करेक्शन का वेट करें, या फिर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक स्टॉक ऐसा हो सकता है जहां एंट्री ली जा सकती है? देखिए, शुगर एक ऐसा स्पेस है जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो नहीं है, एक फुल फ्लेज ट्रेडर के लिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ही है। पहले तो ये बहुत समझने की बात है। दूसरी चीज़, शुगर एक प्योर ट्रेडिंग प्ले हो चुका है अब आप देखें शुगर में अगर अपसाइड हम कमोडिटी की तरफ से देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। बट एक जो प्लस पॉइंट है वो फेस्टिव सीज़न जो आने वाला है उसको देख करके तेज़ी बनी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ट्रेडर है तो 10-15%, 20% की अभी भी और तेज़ी बची है मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स में। आप एक द्वारके शुगर का अगर आप स्टॉक देखें तो मुझे लगता है उसमें एक बेस फॉर्मेशन हुआ है आज, और आज जो 4-4.5% की तेज़ी आई थी वो मुझे लगता है एक फ्रेश रैली की तरफ जारी इस पर्टिकुलर स्टॉक की, जो मुझे लगता है 270-275 तक आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक। जी, तो इनफैक्ट आपने 2 पिक्स अपनी अलग अलग सेक्टर्स बताई। द्वारके शुगर में खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पर, लेकिन शुगर स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ट्रेडिंग के पर्पज से आप ले रहे हैं तो शायद बेहतर ऑप्शन का, लंबी अवधि के लिए थोड़ा वोलेटिलिटी इनमें देखी जाती है। शुक्रिया आशीष, कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे? जिन स्टॉक पे जिन लाइंस पे आपके दर्शकों को हमने एडवाइस दी, सेम लाइंस में अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस देते रहते हैं।